तो बेटा उस दिन हमने डिफरेंस बनवाया था आप लोगों से। क्या बनवाया था? एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या था कि हमें मैक्सिमम देखना था, इंटेंसिटी कहाँ पर आ रही थी, तो हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए ए मैक्स देखा था। ए मैक्स स्क्वायर किसके बराबर आया था? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रिजल्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी? AR स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। हमने कहा अगर हमें ये मैक्सिमम लाना है तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अगर कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी तो AR स्क्वायर कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और इसी को हमने बोला था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, A मैक्स। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब कॉस फाई हमारा 1 कब आएगा? कॉस फाई की वैल्यू 1 आती है कॉस 0 पर, ठीक है, कॉस 2 पाई पर, कॉस 4 पाई पर। ठीक है, तो हम फाई की वैल्यू किस पर आ जाएगी? 0 पर, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर n पाई, 2n पाई लिख दीजिए। हाँ, जहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए? 0 से लेके 1 2 3। तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो उसमें क्या आएगा? ये a जो है हमारा मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम मतलब जो वेव्स हमारी इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो क्या देंगी? अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनाएंगी। सपोज यहाँ से एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, यहाँ से दोनों तरफ से वेव आई, इधर से एक वेव आई, दोनों यहाँ पर मिली। मिलने के बाद अगर हमारा जो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है फाई, उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये दोनों क्या करेंगी? कंस्ट्रक्टिव तरीके से मिलेंगी और यहाँ पर हमें ब्राइट दे देंगी। ब्राइट लाइट के केस में तो हमें ब्राइट लाइट दिखेगी एकदम। अगर साउंड होगा तो हमें क्या होगा? लाउड साउंड सुनाई देगी। अगर ये साउंड वेव्स होंगी तो हमें आवाज़ बहुत तेज सुनाई देगी। अगर ये लाइट वेव्स होंगी तो हमें रोशनी बहुत तेज दिखाई देगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा तेज लाउड साउंड। अगर साउंड वेव हुई तो हमें आवाज़ तेज सुनाई देगी, और लाइट वेव्स हुई तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। ऐसे ही इधर आते हैं। अब ए मिनिमम के लिए आपके लिए बेटा क्या कंडीशन थी? ए मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया था? हमने रिजल्टेंट की इक्वेशन लिखते हैं AR स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब बेटा इसको ये बनाने के लिए, मिनिमम आने के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। तो देखो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? A माइनस A2 मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अगर माइनस आते ही किसका स्क्वायर बन जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमें ये कॉस फाई की वैल्यू -1 लानी है अगर हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए। मतलब दो वेव्स आए और इस तरीके से मिले कि हमें अगर लाइट वेव्स आ रही हैं और इंटरेक्ट कर रही हैं तो हमें वहाँ पर डार्क दिखे, ऐसा लगे कि कोई लाइट आ ही नहीं रही। मतलब चली तो लाइट थी सोर्स से, लेकिन वो मिलने के बाद हमें अंधेरा दे रही है। और साउंड वेव्स, मैं यहाँ से चीखूँ, कोई और बच्चा चीखे, हम दोनों की साउंड वेव्स इस तरीके से टकराएं कि जो सामने कोई पर्सन खड़ा है उसे कुछ सुनाई ना दे, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव, कि वो खत्म हो गई चीज़। तो देखो कॉस फाई -1 कितने पे आएगा? कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 3 पाई की, कॉस 5 पाई की, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। देख रहे हो? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 2n + 1 पाई। तो बेटा अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? अगर यहाँ से देखो 5 इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, डैश 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 2n + 1 पाई। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 1 2 3। तो हमें देखो क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा, और कंस्ट्रक्टिव में हमें एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है? मैक्सिमम।
तो मेन दोनों में डिफरेंस यही है कि कंस्ट्रक्टिव में हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम। बेटा इसके अलावा एक और रिलेशन होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। समझो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। बेटा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसे मैंने लाउडनेस बताया था, साउंड के केस में हम इंटेंसिटी, लाइट के केस में तो इंटेंसिटी बोलते हैं, साउंड के केस में इंटेंसिटी को ही क्या बोलते हैं, लाउडनेस। किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। अगर इसको हटा देंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन तो के ए स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के टर्म्स में होता है के ए स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखो, यहाँ से अगर मैं इस एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले को इंटेंसिटी के टर्म्स में रखना चाहूँ, यहाँ पर ए मैक्सिमम मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर को ही क्या बोल सकते हैं, आई। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आई मैक्स, और देखो कांस्टेंट है तो नीचे के से डिवाइड कर दूँ, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन के होता है, दिख रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन के। यहाँ पर आ जाओ। अब बेटा A1 की देखो मैक्स था तो मैंने आई के साथ क्या लिखा, आई मैक्स। A1 है तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, I1 अपॉन के। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, सिंपल A है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा दोनों पर। अगर देखो A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई अपॉन के। दिख रहा है, यहाँ पर हमने स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, ये आ गई। यहाँ पर सिर्फ A की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखो A2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट I2 अपॉन के। के कॉन्स्टेंट है तो वो सेम रहेगा सभी केसेस में, का स्क्वायर। यहाँ से देखो फिर सॉल्व करते हैं, आई मैक्स इक्वल्स अपॉन के। यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बेटा अंडर रूट के है, मैं इस स्क्वायर के बाहर ले आऊँ तो यहाँ पे के ही रह जाएगा सिर्फ, देखो, और के से के कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आई मैक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं कभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, बस आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है, ए मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। मिनिमम के लिए ए मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 माइनस A2। इसी तरीके से आई मिनिमम का फॉर्मूला डिक्टो सेम करेंगे और हमें क्या मिलेगा, I1 मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। जिस तरीके से ये फॉर्मूला मिला है ऐसे ही मिनिमम का फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन एक बार रिवाइज करके आगे चलते हैं, अब न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड। बेटा देखो अभी जो हमने सीखा है उसके बेस्ड पर ही ये न्यूमेरिकल है। तो पहले अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े अभी। देखो फॉर्मूले अभी हमने एम्पलीट्यूड में रिलेशन पढ़ा, ए मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ए मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसी की बेस्ड हमने क्या बनाया फिर, इंटरफेरेंस। देखो ए मैक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स, और आई जो है इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो देखो ए मैक्स के स्क्वायर को मैं आई मैक्स लिख सकती हूँ, और यहाँ से वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो देखो क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटेंसिटीज के रेशियोज दे रखे हैं कि इंटेंसिटी I1 रेशियो I2 किसके बराबर है, 9/16। बेटा रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिख सकूं I1 रेशियो I2 इक्वल्स टू 9/16। इसका मतलब क्या है, I1/I2 इक्वल्स टू 9/16। तो बेटा I1 की वैल्यू क्या हो गई, 9, और I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 16। हमें क्या निकालना, आई मैक्स और आई मिनिमम के बीच में रेशियो निकालना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। दोनों फॉर्मूले को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का
होल स्क्वायर। अब बेटा I1 की वैल्यू क्या है 9 और अंडर रूट I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अंडर रूट I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 4 का होल स्क्वायर। 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 41 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 49:1। बस इस टाइप के क्वेश्चंस में डिजिट चेंज करते हैं। पैटर्न यही होता है कि आपको रेशियो दे देंगे इंटेंसिटी के और आपको ये निकालना होगा, या थोड़ा सा घुमाकर भी दे सकते हैं कि जैसे मैंने ये रेशियो इंटेंसिटीज के दिए हैं, इंटेंसिटी की जगह ये रेशियो एम्पलीट्यूड के हो जाएं तो कैसे करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जहां पर इंटेंसिटी के रेशियो की जगह किसके रेशियो होंगे एम्पलीट्यूड के। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंटेंसिटी की जगह तो एम्पलीट्यूड डाल दिया और यहाँ पे देखो रेशियो फिर किसके होगा एम्पलीट्यूड के। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। ए मैक्स का क्या था A max स्क्वायर इक्वल्स टू A1 + A2 का होल स्क्वायर। ए मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसी के बेसिस पे आपने देखो इंटेंसिटी का लिखा था I max इक्वल्स टू, इसका बन जाएगा I1 + I2 का होल स्क्वायर और I मिनिमम इक्वल्स टू I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे बेटा। अब देखो, अब हमें रिलेशन किसमें एम्पलीट्यूड दे रखा है और रिलेशन पूछा है I max और I मिनिमम। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा देखो घुमाकर लिख सकती हूँ। A max की जगह मैं I max लिख सकती हूँ और यहाँ की जगह इसको लिखने की जगह इसकी जगह एज इट इज ही रहने दूँ। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। A max की जगह तो मैंने I max कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे I1 और I2 में कन्वर्ट नहीं किया, इसे एम्पलीट्यूड में ही रहने दिया। और I मिनिमम A1 - A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, दोनों ही रिलेशन है। ये सिर्फ एम्पलीट्यूड में रिलेशन है, मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड में। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम और इंटेंसिटी में, ये किसके बीच में रिलेशन हो गया इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। और इस समय क्वेश्चन में भी हमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में ही कुछ निकालना है। तो चलो निकालते हैं। I max अपॉन I मिनिमम, फॉर्मूला क्या होगा A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 4 + 3 7 का स्क्वायर अपॉन -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 1, ये कितना आ गया 49:1। एनी डाउट। तो ये दो पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं, या तो इंटेंस, अगर आपने तीनों फॉर्मूले याद कर लिए तो आप इजीली कर सकते हो, या तो इन दोनों में का यूज करके आएगा कोई न्यूमेरिकल, या इस वाले का यूज करके, या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को यूज करके। बेटा अब हमारा न्यू टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो बेटा नेम से समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होगा। बेटा सपोज ये हमारी एक वेव है और यहाँ पर एक बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ से मेरी एक वेव गई, ठीक है, इससे टकराने, यहाँ से जा रही है v वेलोसिटी से, इससे टकराई और वापस आ गई इसी मीडियम में। सपोज ये कोई मीडियम है, ये एयर है और ये क्या है वाटर। इस बाउंड्री से टकरा के वेव दोबारा एयर में आ गई, मीडियम चेंज ही नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन। व्हेन अ वेव कोलाइड्स विद द बाउंड्री एंड रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, अगर सेम मीडियम में वापस आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ वेव कोलाइड्स विद अ बाउंड्री and return back into same medium, और सेम मीडियम में वापस आ रही है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन।
वहीं मेरी एक वेव है, ये बाउंड्री है, ये एक मीडियम है, सपोज ये एयर है और ये दूसरा मीडियम है। यहाँ से ये वेव टकराने के बाद इस मीडियम में चली गई। तो देखो पहले एयर में थी और अब वाटर में चली गई, मतलब कोलाइड करने के बाद वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या लिखेंगे डेफिनेशन? व्हेन अ वेव collides with a boundary and goes into another medium is called transmission. ये हो जाएगा ट्रांसमिशन। ये रिफ्लेक्शन, ये ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में रहना और ट्रांसमिशन का मतलब होता है डिफरेंट मीडियम में चले जाना। तो बेटा एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमें पता चल जाए कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो यहाँ पर लिख दो रिफ्लेक्शन और यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसमिशन और यहाँ पर लिख देते हैं सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो सबसे पहले करते हैं वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, अगर मीडियम चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज। अब रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है नहीं, रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि वेव जाएगी, टकराएगी और वापस अपने ही मीडियम में लौट कर आ जाएगी। तो मीडियम क्या रहता है? सेम रहता है, इसलिए वेलोसिटी रिफ्लेक्शन में क्या रहती है? सेम। ट्रांसमिशन में मीडियम चेंज होता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी और यहाँ पर ट्रांसमिशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। अब आ जाते हैं दूसरी चीज बेटा, फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये सोर्स पे डिपेंड करती है। चाहे कितने मीडियम बदलते जाओ, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। आपने क्वेश्चंस भी सुना होगा एक क्वेश्चन कि अगर साउंड वेव है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, दोनों ही केसेस में क्या रहेगी? सेम। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर। तीसरा आ जाता है बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी और वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। तो बेटा अब वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा और यहाँ से वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या आ रहा है? v अपॉन न्यू। मतलब वेवलेंथ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी रिफ्लेक्शन में सेम है तो ये भी सेम रहेगी वेवलेंथ। अब वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है तो फ्रीक्वेंसी से तो अंतर पड़ नहीं रहा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? डिफरेंट। समझ में आया? रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के केसेस में कौन सी चीज सेम रह रही है, कौन सी डिफरेंट? तो इतना आप पहले नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो बेटा अभी हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के केसेस स्टडी किए कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, वेवलेंथ में क्या हो रहा है। अब हमारा केस है बेटा फेज। फेज डिफरेंस क्या होगा अगर ट्रांसमिशन हो रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो सबसे पहले बेटा हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, फेज समझना है, रिफ्लेक्शन इन फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड इसका मतलब समझते हैं क्या है बेटा। सपोज ये हमने एक फिक्स्ड एंड, मतलब यहाँ पर एक दीवार है। फिक्स्ड एंड का मतलब हो गया कोई दीवार है या फिर कोई भी ऐसी बाउंड्री है जो फिक्स्ड है, हिलेगी नहीं। बेटा फिक्स्ड एंड को ही हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, तभी तो वो हिल नहीं रहा, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। अब बेटा यहाँ से एक वेव जा रही है, ये वेव का मैंने क्रस्ट दिखा दिया। वेव की इक्वेशन क्या होती है? ए साइन
ओमेगा टी। बेटा ये किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्सिस में। और आपको बताया है अगर हम कोई वेव पॉजिटिव में जा रही है तो इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। मतलब एक बार और समझ लो, सपोज यहाँ से एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो वेव की इक्वेशन लिखेंगे ए साइन। बेटा टी और एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। जैसे टी के साथ ओमेगा है और एक्स के साथ के है तो इनके जो साइन है देखो अपोजिट है, ओमेगा का पॉजिटिव, के का नेगेटिव। तो ये वेव कहाँ जा रही होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए कोफिशिएंट के जो साइन है, कोफिशिएंट मतलब इनके सामने जो कोफिशिएंट्स हैं उनके जो साइन हैं वो क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट। तो वेव जाएगी पॉजिटिव। y इक्वल्स टू ए साइन, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस बार देखो कोफिशिएंट के साइंस क्या है? सेम है। अगर कोफिशिएंट्स के साइन सेम होते हैं तो वेव कहाँ जाती है? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाती है। नेगेटिव एक्सिस की तरफ मतलब अगर ये इक्वेशन होगी वेव तो ये इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये वाली होगी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं तो पॉजिटिव में जाएगी। और y इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा तो नेगेटिव में। या फिर ऐसे भी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव में जाएगी। तो थोड़ा साइन कन्वेक्शन पता होगा तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो देखिए ये वेव जा रही है यहाँ पर इस रिजिड सपोर्ट से टकराएगी। बेटा रिजिड सपोर्ट से टकराएगी तो फिर ये वापस लौट कर आएगी। जब ये वापस लौट के आएगी तो सपोज इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो लौट के आएगी तो वेव फिर इस डायरेक्शन में आ रही होगी कि नहीं? इससे टकराएगी तो वापस लौट के आएगी। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा साइन। चलो माइनस छोड़ो, पहले आप ये समझो कि अगर इस तरफ आ रही है तो साइन इक्वेशन क्या बनेगी साइन की? साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बनेगी। और अब बेटा सपोज ये वेव यहाँ से आ रही है तब ये इससे टकरा के आएगी तो ये नीचे की तरफ से आएगी। तो इसका साइन, इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। अगर रिजिड सपोर्ट से कोई वेव टकराती है तो वो इस तरीके से वापस आती है। रिजिड सपोर्ट से जब जाएगी तो लौट कर आएगी, जा इस डायरेक्शन में रही है, आएगी कहाँ से? उसके अपोजिट होकर। ये आपको याद रखना है कि अगर वेव है और एक रिजिड सपोर्ट से टकरा रही है तो इस तरीके से, तो दोनों का फेज डिफरेंस देखो क्या होगा। अगर ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये हो सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, क्योंकि आप जानते हो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो बेटा मैंने बस माइनस को अंदर भेजने के लिए सिर्फ पाई लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों वेव हैं तो इन दोनों में क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस हो रहा है पाई का। तो देखो ये इस तरफ जा रही है, इससे उल्टा लौट के ये वेव इधर आ रही है। तो हमें ये समझना है कि रिफ्लेक्शन अगर फिक्स्ड एंड से हो रहा है तो वेव जाएगी ऐसे, लेकिन फिर उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा और वेव फिर इस डायरेक्शन में आएगी। वहीं अगर फिक्स्ड एंड की जगह अगर मूवेबल एंड हो, मूवेबल मतलब सपोज मैंने यहाँ पर एक रिंग लगा दी, अब वेव है यहाँ से टकराएगी और अब ये मूवेबल एंड है तो इसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम की खासियत क्या है बेटा? कि ये वेव ऐसे जाएगी और लौट के भी फिर ऐसे ही आएगी। मतलब पहले तो इसका क्या हुआ था? एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया था, नीचे की तरफ आ गया था, चेंज हो गया था। लेकिन अगर कोई वेव रेयरर मीडियम में जाती है, अगर रेयरर मीडियम में जा रही है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा, तभी तो वो रेयरर में जा रही है। कोई बोले मैं पतला हो गया तो इसका मतलब वो पहले मोटा होगा। अगर यहाँ पर ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसका मतलब पहले वो क्या है? रेयरर है। अगर मैं बोलूँ मोटी हो गई तो इसका मतलब क्या है? कि मैं पहले पतली थी बाद में मोटी हो गई। तो अगर ये डेंसर है तो ये रेयरर हो जाएगा अपने आप, और अगर ये रेयरर है तो ये डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब इस वेव की इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी, बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये वाली वेव की इक्वेशन जो लौट कर आ रही है इसको वाई आर लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर भी वाई आर लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड। अब बेटा देखो एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम है, साइन
ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई दिक्कत इसमें? इतना नोट करो एक बार। तो बेटा फेज में हम ये लिख सकते हैं, फेज में क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन के केस में, अगर रिफ्लेक्शन है तो, अगर वेव डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। ठीक है, इस देखो डेंसर से रेयरर जा रही है तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। मतलब वेव जा रही है और लौट के आ रही है, लेकिन दोनों में फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस क्या है, 0। वहीं अगर वेव हमारी रेयरर से डेंसर में जा रही है तो फाइव डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री। मतलब देखो ये वेव है और लौट के इस तरीके से। बेटा जनरल लाइफ में देखो तो आप इसको एक एग्जांपल से लिंक कर सकते हो। डेंसर मतलब कोई लड़की है वो बहुत बड़ी फैमिली में रहती है और उसकी शादी किसी न्यूक्लियर फैमिली में हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा लोगों का काम करना आता है तो वो कम लोगों के लिए भी काम कर सकती है। जब वो अपने घर पे रहती होगी, वहाँ पर अगर सपोज 16 मेंबर्स हैं तो वो उनके लिए खाना बनाती है। अगर वो किसी ऐसी फैमिली में चली जाए जहाँ 4 लोग हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बना लेगी और खुश हो जाएगी, तो उसकी लाइफ में कोई अंतर नहीं, उसका फेज डिफरेंस 0। वहीं एक लड़की है जो न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, 4 लोगों का ही खाना बना पाती है। अगर उसे ऐसी जगह शादी कर देना, उसे 20 लोगों का खाना बनाना है, तो अब उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, उसको वो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। जब हम रेयरर से डेंसर जाएंगे तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180। वहीं जब हम डेंसर से रेयरर जाएंगे तो फेज डिफरेंस 0। इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हो। अब बेटा समझते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ वेव। ट्रांसमिशन ऑफ वेव का मतलब कि हमारा मीडियम चेंज होगा, हम एक वेव मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। सपोज एक वेव है, यहां से जा रही है। अब ये देखो बेटा, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो बेटा अब क्या होगा, यहां से ये वेव इधर जा रही है तो कुछ पार्ट तो इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट होके वापस भी आ जाएगा। ठीक है, ये वेव है तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड। तो सबसे पहले हम वाई आई मतलब इंसिडेंट वेव, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसका एम्पलीट्यूड होगा ए आई। ए आई का मतलब इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। साइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई डाउट? अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव बेटा सेम मीडियम में ही रहेगी, m1 में है, m1 में ही लौट कर आ रही है। बस देखो डायरेक्शन। अब ये बेटा मैं ये मान लेती हूँ कि हमारी जो वेव है ये मीडियम डेंसर है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर में आपको पता है फेज डिफरेंस अपोजिट हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, माइनस का ए आर साइन। अब वेव इस डायरेक्शन में आ रही है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी और के एक्स में कोई 1 और 2 नहीं लगेगा, ना आई और आर लगेगा, क्योंकि सेम मीडियम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। और के का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। और रिफ्लेक्शन में देखो बेटा मैंने वेवलेंथ भी दोनों में क्या लिखी है, रिफ्लेक्शन के केस में सेम रहती है, इसलिए दोनों की वेवलेंथ के लैम्डा क्या है, सेम है, इसलिए के भी क्या है, सेम। अब आ जाते हैं ट्रांसमिटेड, वाई टी। अब बेटा ट्रांसमिटेड में देखो वेव जा तो इसी डायरेक्शन में रही है और पॉजिटिव में जा रही है, तो ए ट्रांसमिटेड कर दो, साइन ओमेगा टी। बेटा फ्रीक्वेंसी दोनों में ही सेम रहती है, रिफ्लेक्शन हो या ट्रांसमिशन, तो ओमेगा टी में कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस। अब बेटा यहाँ पर के क्या आ जाएगा, के ट्रांसमिटेड। अब बताओ क्यों? क्योंकि अब जैसे ही ट्रांसमिशन होगा वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो इंसिडेंट का जो के है यहाँ पर के की वैल्यू कुछ और आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो के ट्रांसमिटेड इंटू एक्स,
तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन, ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन और ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। समझ में आ गया होगा इक्वेशन निकालना। अभी तो हमने क्या किया है, हम रेयरर से डेंसर में गए हैं। अब एक और करेंगे, जब हम क्या करेंगे, डेंसर से रेयरर में जाएंगे। आप चाहो तो एक बार करके देखो, ये वेव है, हाँ, अब ये मीडियम 1, अब की बार ये डेंसर मीडियम है और M2 ये रेयरर मीडियम है। तो वेव क्या होगी बेटा, डेंसर से रेयरर में मैंने बताया था अगर ये वेव इंसिडेंट है तो तभी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, वो इसी तरीके से वापस आएगी, उसमें कोई फेज में डिफरेंस नहीं आएगा। और ट्रांसमिटेड वेव ट्रांसमिट हो जाएगी, वो इस तरफ जाना शुरू कर देगी। अब देखो बेटा, आप एम्पलीट्यूड की बात देखो, ये डेंसर है, मतलब ये मीडियम डेंसर है, जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड और बड़ा होगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम में से और उठा देगी ना वेव। डेंसर मोटी ताजी वेव इस रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसके मीडियम को और उठा देगी, तो इसका एम्पलीट्यूड आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अब बस आपको इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन AI साइन ओमेगा टी माइनस KX। अब रिफ्लेक्टेड के लिए, अब देखो माइनस नहीं लगेगा, सेम में ही जा रही है, तो AR साइन, आपकी बात लेकिन नेगेटिव में जा रही है, ओमेगा टी प्लस KX। अब ट्रांसमिटेड के लिए A ट्रांसमिटेड साइन, अब देखो जा तो पॉजिटिव में रही है तो ओमेगा टी प्लस KX, लेकिन K नहीं रखेंगे, K ट्रांसमिटेड। मीडियम चेंज करते ही वेव नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेव नंबर किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ ट्रांसमिशन के साथ चेंज हो जाती है। कोई डाउट इतने में? इसके अलावा बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम एक रिलेशन और याद कर लें, ए रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन का इंसिडेंट वेव के साथ। तो V2 माइनस V1, V2 मतलब बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव इन सेकेंड मीडियम, V1 वेलोसिटी ऑफ वेव इन फर्स्ट मीडियम, V2 माइनस V1 इंटू A1 अपॉन V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर इंटू AI, A इंसिडेंट। तो आप ये रिलेशंस याद कर लेना, इन रिलेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये रिलेशंस क्या है हमारे, V2 माइनस V1 इंटू AI अपॉन V1 प्लस V2 और A ट्रांसमिटेड 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। तो ये रिलेशन याद रखने हैं आपको, इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। AR क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और AT क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। और AI क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम 1 और V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम 2। तो ये आप याद रखो, एक न्यूमेरिकल कराते तो सब समझ में आ जाएगा ये कहाँ यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसमें Y इंसिडेंट की हमें वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ से Y रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड निकालना है। तो बेटा यहाँ पर रिलेशन दे रखा है μ2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ μ1। इसका मतलब म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो बेटा मास क्या है, जो μ2 है वो 4 टाइम्स ऑफ μ1 है, मतलब कि जो वेव, जो भी हमारी रस्सी है वो पहले पतली है बाद में डेंसर हो रही है, क्योंकि ये देखो μ1 और ये μ2 μ1 का क्या है 4 टाइम्स है, मतलब इस पे जो मास है वो पहले वाले मास का 4 गुना है। तो मतलब ये वाली जो रस्सी होगी हमारी मोटी होगी, पहली वाली पतली। यहाँ से हम एक वेव इंसिडेंट वेव जाएगी, तो बेटा ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, पहले
वाई इंसिडेंट, फिर वाई रिफ्लेक्टेड, फिर वाई ट्रांसमिटेड। जैसे आपको समझाई है वैसे ही। सबसे पहले जा रही है तो ये क्या होगा, ए इंसिडेंट साइन, फिर आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बेटा इसकी जो इक्वेशन है हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 3 साइन 2x माइनस 4t। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए इंसिडेंट की वैल्यू हमारी 3 है, के की वैल्यू हमारी 2 है इंसिडेंट के केस में, और ओमेगा फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, उसकी वैल्यू क्या है 4 है। फिर आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड। अब क्या है, वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब बेटा ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रेयरर से डेंसर में, मतलब कम खाना बनाना था ज़्यादा बनाना पड़ रहा है तो परेशानी आएगी। तो माइनस ए आर, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगी ओमेगा टी प्लस के एक्स। बेटा रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में होगी तो माइनस ए आर, ये वाली चीज़ डायरेक्ट इंसिडेंट जैसी ही होगी तो सेम इंसिडेंट, बस साइन में अंतर आ जाएगा 2x प्लस 4t। तो हमने ये इक्वेशन भी लिख ली। थर्ड क्या होगी, ए ट्रांसमिटेड साइन। अब बेटा ये ट्रांसमिटेड वाली तो इधर चली जाएगी और रिफ्लेक्टेड वाली इधर आ रही है। अब ट्रांसमिटेड वाली जब इधर जाएगी तो इसकी ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन बेटा ये के कौन सा होगा, ट्रांसमिटेड, क्योंकि मीडियम चेंज होते ही वेव लेंथ चेंज हो जाती है। वेव लेंथ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है, इसलिए वेव लेंथ भी डिफरेंट हो जाती है। तो अब देखिए ये हो जाएगा ए ट्रांसमिटेड साइन, ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी तो इसे लिख सकते हैं 4t माइनस के टी इंटू एक्स। अब इतना निकाल लिया। अब जो ये रिलेशन दे रखा है इससे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला और म्यू के टर्म्स में हमने टी अपॉन म्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला हमने ये वाला पढ़ा हुआ है। इससे निकालेंगे v1 इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू वन, ठीक है, और v2 इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू टू। अब v1 अपॉन v2 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ म्यू वन अपॉन म्यू वन। म्यू वन से म्यू वन कैंसिल है, कितना आ जाएगा 2। तो v1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v2। तो हमने वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लिया, v1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v2। अब आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ पर लिख दो v1 की जगह λ1 अपॉन टाइम पीरियड, दोनों में सेम ही लगेगा 2। v2 क्योंकि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है इसलिए टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 λ2 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। अब यहाँ पर आते हैं λ1। बेटा λ1 की वैल्यू हमें इस के इंसिडेंट से निकालनी पड़ेगी, या तो λ1 लिखो या फिर इंसिडेंट लिख दो, और यहाँ पे क्या ट्रांसमिटेड, तो आपको समझ में आएगा। के इंसिडेंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी पाई, ये लैम्डा इंसिडेंट। तो यहाँ पर लैम्डा इंसिडेंट की वैल्यू पाई, तो लैम्डा ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2। लैम्डा ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। तब लैम्डा ट्रांसमिटेड की आ गई तो के ट्रांसमिटेड की भी निकाल सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ से के ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हो जाएगा ए टी साइन 4t माइनस के की जगह रख दो 4x। सब चीज़ें निकल आई हैं, बस रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के एम्पलीट्यूड निकालने हैं। तो इसके लिए बेटा हमने रिलेशन पढ़ा था ए रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। तो यहाँ पर रख देंगे v2 की वैल्यू क्या है और v1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए v2 और v1 की जगह क्या रख देंगे 2v1, v1 की जगह 2v2 अपॉन यहाँ पर रख दो 3v2 और a ट्रांसमिटेड की वैल्यू 3। तो ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस v2 अपॉन 3v2 इंटू 3 से 3 कैंसिल, v2 से v2, तो ये आ जाएगी -1। ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू आ रही है -1।
इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी वाई रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन बन जाएगी। और -1 का मतलब देखो समझ में आ रहा है ना बेटा, तब रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो फेज चेंज हो जाता है, तो -1 यही शो कर रहा है कि आपका फेज चेंज हो रहा है। अब ऐसे ही आप निकाल दो ए ट्रांसमिटेड, इसका फॉर्मूला है 2v1/v1 + v2 इंटू AI। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 2v1 की जगह लिख दो 2v2/v1 + v2 3v2 इंटू AI की वैल्यू हो गई 3, तो v2 से v2 कट गया तो A ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ जाएगी 4। बेटा यहाँ पे v1 की जगह v2 होता है तो v2 के अकॉर्डिंग कर दो, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी v1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा v1, ये आ जाएगा 3v2। एक सेकेंड, ये v2 की जगह लिख देंगे हम v1/2, और यहाँ पर हमें लिखना है v1 + v2। तो यहाँ पे देखो v1 रहने दो और v2 की जगह क्या लिख सकते हैं v1/2। तो यहाँ से A ट्रांसमिटेड की वैल्यू निकालिए v1, और नीचे आ जाएगा बेटा 3v1/2 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, v1 से v1, A ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से A ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ गई 2 sin 4t - 4x, ये आ गई y ट्रांसमिटेड। और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस, बेटा माइनस हमने पहले ही लगा दिया था लेकिन आंसर में -1 है तो -1 लिखना है, sin 2x + 4t। बेटा इस फॉर्मूले में शायद गड़बड़ हो गई हो लिखने में, तो एक बार फिर से देख लो। A रिफ्लेक्टेड और A ट्रांसमिटेड v2 - v1/v1 + v2 इंटू AI, ये फॉर्मूला लगाना है, और ट्रांसमिटेड में लगाना है 2v2/v1 + v2 इंटू AI, ये फॉर्मूला है। इससे आप देखो ये वैल्यू आएगी। बेटा देखो ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड 3 है, तो देखो मतलब इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड 3 है, तो ट्रांसमिटेड में देखो कितना गया है 2 और रिफ्लेक्टेड में गया है 1। हाँ, अगर ये देखो पहले अगर मैं v1 रख रही थी तो 4 आ रहा था, इसलिए आपको याद रखना है कि जो v2 आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम गड़बड़ करेंगे ना तो हमारे एम्पलीट्यूड भी गड़बड़ आ जाएंगे। जब 3 एम्पलीट्यूड चला है तो वहाँ पे जाके कैसे एकदम भर जाएगा, इसलिए